हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया। ये एक क्राइसिस है या इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो इसके बारे में हम डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे, कैसे यूएस यहाँ पर टैरिफ्स लगा रहा है, एंड स्पेशली जब हम इंडिया के नेबरहुड की बात करते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ्स इंडिया पर लगाए गए हैं। सो किस तरह से ये इंडिया को इम्पैक्ट करेगा और इंडिया इसको कैसे केटर कर सकता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकता है, उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आप देख सकते हैं आज का सेशन जो हमारा रहेगा, वी विल डीकोड अ क्रिटिकल शिफ्ट। क्योंकि जब हम इंडिया यूएस के रिलेशंस की बात करते हैं तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस एक प्रोग्रेसिव पाथ पे थे, राइट। लेकिन यहां पर आपको एक क्रिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ये जियोपॉलिटिकल भी कैसे इंपैक्ट करेगा, इसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो आप देख सकते हैं इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस, one that's not just about numbers and tariffs but about India's place in a changing global order. So as you know, आपको regional wars देखने को मिल रही हैं। ग्लोबल शिफ्ट में यहां पर इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा, उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो सिर्फ ये टैरिफ्स या नंबर्स का गेम नहीं है, ये इंडिया की स्टैंडिंग बताएगा आपको जियोपॉलिटिकल लेवल पे, राइट। सो आज के सेशन में हम क्या क्या करेंगे, वाई इन न्यूज। सो एज यू नो, यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे पे 25% टैरिफ लगाया है फॉर सेवरल इंडियन इंपोर्ट्स एंड इज ऑल्सो लिंकिंग पेनल्टीज टू इंडियाज डिफेंस एंड एनर्जी रिलेशंस विद रशिया। सो रशिया के साथ जो हमारे डिफेंस और एनर्जी रिलेशंस हैं, उसका भी रेपरकशन आपको देखने को मिला है कि आसपास के जब हम नेबरिंग स्टेट्स की बात करते हैं, स्पेशली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वहां पर 19% टैरिफ है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो 20% टैरिफ है। यहां पर हाईएस्ट आपको हमारे नेबरहुड में कौन देखने को मिलता है, इंडिया पर टैरिफ्स लगाए गए हैं। तो यहां से आपको देखने को मिलता है कि एक तरह से पीनलाइज भी किया गया है जो हमारे रिलेशंस हैं रशिया को लेके, राइट। सो आप देख सकते हैं, बट हेयर इज दिस ट्विस्ट। Instead of just reacting, India has a chance to reset the game. So basically हम किस तरह से इसको रीसेट कर सकते हैं और किस तरह से ये जो हमारा क्रिटिकल जंक्चर है उसको हम एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, राइट। सो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके एक तरह से हम 3 भागों में इस पूरे लेक्चर को डिवाइड करेंगे। पहला है हाउ दीज टैरिफ्स अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा। दूसरा, क्या स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज हैं इस क्राइसिस में हिडन, उसको हम डील करेंगे। और तीसरा, व्हाट इंडिया कैन डू टू कन्वर्ट एडवर्सिटी इनटू एडवांटेज, कैसे ये एडवर्स सिचुएशन को हम अपनी एडवांटेज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। सो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। विल बी स्टार्टिंग विद पार्ट 1। ना पार्ट 1 है हाउ डू दीज यूएस टैरिफ्स अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी। ना बेसिकली यहां पर जो इंडिया का एक्सपोर्ट एज है उसको एक हर्ट हुआ है, एक डैमेज हुआ है। टेक द एग्जांपल, अगर सेम प्रोडक्ट यहां पर इंडिया में भी बन रहा है, बांग्लादेश में भी बन रहा है। अब बांग्लादेश के टैरिफ्स कितने हैं, 20%, हमारे 25%। तो कंपटीशन क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स हैं वो एक एज बना लेंगे, राइट। सो हमारा एज जो है वो वीकन आउट हो जाएगा। सो द यूएस हैज been India's largest trading partner for 4 years straight. अगर हम 24-25 की बात करते हैं तो हमारा बायलैटरल ट्रेड जो है वो $131.84 बिलियन पे रहा। बट रिस्क क्या है, इफ जस्ट हाफ ऑफ द यूएस डिमांड ड्रॉप्स, अगर आधी भी डिमांड ड्रॉप हो जाती है तो इंडिया कुड लूज अप्रोक्सीमेटली $40 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स। और जीडीपी ग्रोथ में ये इंपैक्ट करेगा 1%। तो काफी बड़ा नंबर आपको देखने को मिल रहा है ना। स्पेशली हिट कौन से हुए हैं, दैट इज द टेक्सटाइल्स, जिसमें हमारा कॉम्पिटिटर बांग्लादेश है। दूसरा आपको देखने को मिलता है विच इज सी फूड, इस पे सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एज है वो लूज हो रहा है, राइट। सो ये इंपैक्ट करेगा। ऐसे ही जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर जो है वहां पर भी आपको स्पेशली हिट टारगेट एरियाज देखने को मिलते हैं ना। दूसरा क्या है, अगर हम यहां पर बात करते हैं स्ट्रेन ऑन एसएमईज, सो अगर हम यहां पर स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सो जो लेदर की आपको स्मॉल एंड
माइक्रो इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, गारमेंट्स की, हैंडीक्राफ्ट्स की, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द थिन मार्जिन्स। वो अपने प्राइसेस को, अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए वो वैसे ही प्रॉफिट्स अपने कम रख रहे हैं, थिन मार्जिन्स पे ही प्ले कर रहे हैं। तो टैरिफ अगर ज्यादा कर दिए गए तो ये जो लेदर इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ये हमारी काफी ज्यादा इंपैक्ट होगी। सो हायर कॉस्ट हो जाएंगी, सप्लाई चेन शॉक्स आपको देखने को मिलेगा, एंड इट विल इवेंचुअली लीड टू जॉब लॉसेस, राइट। नाउ प्लस चाइनीज गुड्स आर बीइंग डंप्ड, चाइनीज गुड यहाँ पर डंप किए जा रहे हैं टू इंडिया बिकॉज द यूएस हैव ब्लॉक्ड देम। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको प्राइस सप्रेशन देखने को मिलेगा इन इंडियन मार्केट्स। ऐसे ही रिस्क रहेगा हाई ग्रोथ सेक्टर्स का। सो व्हाट अबाउट इंडियाज बूमिंग सर्विस सेक्टर, स्पेशली जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, इवन दो दे आर नॉट येट टारगेटेड बट सेक्टोरल टैरिफ्स मे सून फॉलो। सो ये भी क्या कर सकता है, इंडिया का जो एज है, स्पेशली जब हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, वहां पर भी हम अपना एज को लूज करते हुए दिख रहे हैं। सो एफडीआई और जो पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, उसको भी ये इंपैक्ट करेगा, राइट। ऐसे ही इंपैक्ट रहेगा वैल्यू चेन अपग्रेडेशन में ना। इंडिया इज वर्किंग हार्ड टू मूव फ्रॉम रॉ एक्सपोर्ट्स टू हाई वैल्यू एंड डिजाइन बेस्ड एक्सपोर्ट्स। लेकिन अगर ये जो यूएस है ये टैरिफ वॉर स्टार्ट करता है, तो ये जो प्रिसिशन गुड्स हैं या हाई टेक आइटम्स हैं, वहां पर वैसे ही हम लो मार्जिन प्ले कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको एक ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। सो यहां पर हम टर्म भी यूटिलाइज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मिडिल इनकम ट्रैप ऑफ एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर। सो दिस टर्म कैन बी यूटिलाइज्ड इन योर मेंस, ठीक है। सो मिडिल इनकम ट्रैप ऑफ एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर इन योर आंसर्स। नाउ व्हाट कुड बी द स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया? पहला है दैट इज फ्रेंड शोरिंग एंड इंडिया प्लस वन इज नोन एज इंडियाज मोमेंट। सो बेसिकली यूएस क्या करना चाहता है, इवेंचुअली इकोनॉमिकली वो किसको केटर करना चाहता है, चाइना को केटर करना चाहता है। और चाइना के लिए एशियन जाइंट कौन सा दूसरा बैठा है, इट इज इंडिया। सो बेसिकली यूएस हैज टू मेक अ डिसीजन if he or she wants to collaborate with China or with India. So आप देख सकते हैं the US wants to reduce dependence on China, enter India as a reliable mode in global supply chains. Now opportunity areas कैसे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, सेमीकंडक्टर्स में हो गया, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में हो गया। सो हम यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। ऐसे ही जब हम APIs की बात करते हैं, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो वहां पर भी हम एक एज बना सकते हैं। ये हमारी पहली अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरा आपको देखने को मिलता है विच इज द सर्विसेज। सो अगर हम बात करते हैं डिजिटल ट्रेड, तो बेसिकली जो टैरिफ है वो गुड्स को केटर कर रहे हैं, सर्विसेज को तो नहीं। तो बेसिकली इंडिया कैन पुश फॉर फिनटेक इंटरऑपरेबिलिटी, इन्फ्लुएंस डेटा फ्लो रूल्स एंड लीड ऑन डिजिटल टैक्सेशन। सो बेसिकली हम डिजिटल टैक्सेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। कल को इनके जो प्लेटफॉर्म्स है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स यूएसए के, चाहे हम यूट्यूब की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, तो ये जो डिजिटल टैक्सेशन है इसकी तरफ हम मूव कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही इंडिया मस्ट इवॉल्व फ्रॉम टैरिफ रिएक्टिव इकोनॉमी टू अ रूल शेपिंग डिजिटल पावर। नाउ ये आप टर्म यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि बेसिकली हम टैरिफ रिएक्टिव इकोनॉमी ना बने, हम बेसिकली क्या बने, एक रूल शेपिंग डिजिटल पावर इमर्ज हो। जैसे कि आपको आईसेट देखने को मिलता है विच इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सो ये एक तरह से इंडिया यूज कर सकता है एक की डिप्लोमेटिक टूल की तरह, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज बूस्टिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें मूव करना चाहिए। सो आप देख सकते हैं इंडिया का चांस है कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो 20 बिलियन वैक्यूम आपको देखने को मिलता है इन सेक्टर्स लाइक ऑटो कंपोनेंट्स, वहां पर हम अपनी जगह बना सकते हैं। सो हम एंटर कर सकते हैं इन मार्केट्स में, एंड स्पेशली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को प्रमोट करके ऑटो सेक्टर में हम काफी ज्यादा अपना बूम बूस्ट कर सकते हैं। नाउ सेटअप ऑपरेशंस इन टैरिफ न्यूट्रल रीजन्स। सो जो भी ऑपरेशंस आपने करने हैं जहां पर टैरिफ न्यूट्रल रीजन्स हैं, वहां पर आपको अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करनी चाहिए, राइट।
So India's auto component industry could gain global market share by supplying directly to the US or via Mexico. Right? So यहाँ पर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने ट्रेड पार्टनर्स, जैसे कि रीसेंट हमारे जो FTAs रहे हैं, चाहे EU के साथ चाहे UK के साथ, तो बायलैटरली हम अपने पार्टनर्स एंगेज कर सकते हैं और भी ज्यादा पार्टनर्स लेके आ सकते हैं। तो अगर कल को US से हमें टैरिफ धमकियां दे भी रहा है तो उसको केटर करने के लिए हमारे पास क्या हो, मल्टीपल पार्टनर्स हो। राइट? सो ये हम कर सकते हैं। हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडिया और मर्कोसर, ऐसे इंडिया और EFTA पार्टनरशिप्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो स्ट्रैटेजिक हेजिंग कर रहे हैं थ्रू मल्टी अलाइनमेंट इन ट्रेड। ट्रेड में भी हम कहां जाएं, मल्टी अलाइनमेंट शो करें, जिससे कि हमारी ओवर डिपेंडेंस एक कंट्री पे ना रहे। राइट? सो आप ये टर्म यूज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक हेजिंग थ्रू मल्टी अलाइनमेंट इन ट्रेड। नाउ बेसिकली ये रिड्यूस करेगा ओवर डिपेंडेंस ऑन एनी वन कंट्री और एक तरह से हमें इकोनॉमिक रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा। राइट? नाउ पार्ट 3 विच इज द पॉलिसी मेजर्स। क्या पॉलिसीज ले सकते हैं? पहला है, हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। हमारा की फोकस एरियाज क्या होने चाहिए? इट शुड बी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मा सेक्टर को अभी तक टैरिफ्स हिट नहीं किए हैं, तो फार्मा को प्रमोट करना चाहिए। स्मार्ट टेक्सटाइल्स की तरफ मूव करना चाहिए एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एंड ब्रांडिंग करके हम लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस दे सकते हैं। सो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो 2.0 वर्जन लाने की जरूरत है। नीड्स टू बी टेक ड्रिवन, नॉट जस्ट वॉल्यूम ड्रिवन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने आंसर्स में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपके मेंस के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। राइट? ऐसे ही अगर हम बात करते हैं स्पीड अप FTAs, सो जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं और ट्रेड डिप्लोमेसी है, दूसरी कंट्रीज के साथ मल्टी अलाइनमेंट्स करके हम ट्रेड को अपने एक्सपैंड करें। सो इंक्लूड नॉन टैरिफ इश्यूज जैसे सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल स्टैंडर्ड्स एंड IP राइट्स। सो टैरिफ रिडक्शंस मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड विद रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन। ऐसे ही हम अपने स्मॉल और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। लेबर इंटेंसिव एक्सपर्टीज यहां पर ला सकते हैं। सो जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स को चलाया जाए, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम्स चलाई जाए, ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएं, किसके लिए? मरीन और जेम्स के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए। R&D को इंप्रूव किया जाए, क्वालिटी कंट्रोल चेक्स इंप्लीमेंट किए जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए एंड यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट सिनर्जी इज द की। राइट? सो बेसिकली जो हमारे SMEs हैं और जो भी लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, उनको हेल्प किया जाए, उनको एड किया जाए स्टेट कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स में। राइट? नाउ सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज हम यहाँ पर ले सकते हैं और पॉलिसी रेजिलियंस एक तरह से इनिशिएट कर सकते हैं। सो इंडिया मस्ट एनफोर्स WTO कंप्लायंट एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ऐसे ही टैरिफ मॉनिटरिंग सिस्टम्स यूज कर सकते हैं। सेफगार्ड ड्यूटीज यहां पर इंपोज कर सकते हैं, स्पेशली ऑन सोलर पैनल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियाज ड्यूटीज ऑन सोलर पैनल इंपोर्ट्स बूस्टेड डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग। सो डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हुई है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम किस तरफ मूव कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ मूव कर सकते हैं। राइट? सो दिस इज द नीड ऑफ द आवर। सो बेसिकली हम वॉल्यूम बेस से टेक बेस्ड डिप्लोमेसी की तरफ मूव कर पाए। दिस इज आवर एजेंडा, जिस तरह से हम ये टैरिफ वॉर से रेजिलिएंट शो कर सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स भी कर सकते हैं, जैसे हम लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करें, एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करें, मॉडर्नाइज करें लैंड एक्विजिशन लॉज और क्रेडिट इंप्रूव कर सकते हैं फॉर स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो ये एक तरह से बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाएगा एंड वी कैन इवेंचुअली विथस्टैंड एनी टैरिफ वॉर। तो कल को कोई टैरिफ वॉर होती भी है तो हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। राइट? सो इस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ना कंक्लूजन इज ना US टैरिफ्स बेसिकली एक चैलेंज है, मान के चल रहे हैं हम, हमारा चैलेंज है, क्योंकि लास्ट 4 साल से इंडिया जो है वो बिगेस्ट पार्टनर रहा है, ट्रेडिंग पार्टनर रहा है USA में, और बेसिकली
यूएसए में हमारा जो ट्रेड है वो हमेशा आपको सरप्लस ट्रेड देखने को मिला है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक चैलेंज तो है, बट ये एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिलती है ना। अगर हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, जो इकोनॉमिक रेजिलियंस है, इट इक्वल्स टू द स्ट्रैटेजिक पावर। सो कल को आप एक स्ट्रैटेजिक पावर बनना चाह रहे हैं, तो इवेंचुअली आपको क्या इंप्रूव करना पड़ेगा? आपको अपना इकोनॉमिक बेसिस इंप्रूव करना पड़ेगा। तो हमने स्ट्रैटेजीज जैसे कि डिस्कस करी, जो भी हमारे सेक्टर्स हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें, जो भी हमारी एमएसएमईज एग्जिस्ट करती हैं उनको सपोर्ट करें, जिससे कि हम किस तरफ मूव कर सके, हम एक स्ट्रैटेजिक पावर की तरफ मूव कर सके। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम इकोनॉमिक रेजिलियंस शो करेंगे। सो इंडिया मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम अ टैरिफ टेकर टू अ ट्रेड शेपर इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। सो भाई, टैरिफ से हमें आगे को कोई खतरा ना हो, इसीलिए हम टैरिफ टेकर से किस तरफ मूव करें? ट्रेड शेपर की तरफ मूव करें, जिससे कि हमारी इकोनॉमी रेजिलिएंट हो पाए। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे लाइज, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए डिजिटल ट्रेड डिप्लोमेसी या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप करना चाहिए? प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारा क्या होना चाहिए? प्लीज डू राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्सेस। मैं आपके कॉमेंट्स जरूर रीड करूंगी। आपकी क्या राय है, किस तरफ हमें मूव करना चाहिए, और ये टैरिफ वॉर को हम कैसे केटर कर सकते हैं? प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।